हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में मिशन एग्ज़ाम्स में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिशन एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सभी देखते हैं और करते हैं आगामी यूपी की आगामी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं, जो कि आगामी है लोअर पीसीएस है, ठीक है, लेखपाल है, आरओ एआरओ है, यूपी पुलिस है, यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। इन सभी की तैयारियों में एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसकी तैयारी हम सब करते हैं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है मिशन एग्ज़ाम्स। और आइए उसी के क्रम में आज हम पॉलिटी का अगला चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है संसद। क्योंकि इसके पहले के हमने जो है कई सारे चैप्टर्स को सॉल्व करवाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से सभी चैप्टर्स सॉल्व हुए हैं। सभी बहुत यहाँ तक का सफ़र हमने बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे से तय कर लिया है। और इसके आगे का सफ़र भी हम बहुत ही आसानी से एकदम स्मूथली तय करेंगे और अपनी अपनी मंजिल को एक दिन पा करके ही रुकेंगे, ठीक है। और उसी क्रम में आज हम देखेंगे संसद का क्लास लिया है, संसद का टॉपिक लिया है। और संसद बहुत ही बड़ा है भाई, संसद का जो है चैप्टर बहुत बड़ा है, और इसलिए आज मैंने उसका हाफ का क्या बोलेंगे, तीसरा भाग बोलेंगे, 45 क्वेश्चन ही लिए हैं। और इसका पार्ट 2 कल आएगा, कल की क्लास में, और इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मोस्टली 155 क्वेश्चन बने हैं जो है प्रैक्टिस सेट में। और जल्द से जल्द हम पॉलिटी समाप्त भी होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, एक हफ्ते विदिन अ वीक पॉलिटी समाप्त तो हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पॉलिटी का दूसरी बुक से सॉल्व करेंगे, ठीक। हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, इसलिए बिल्कुल भी कंटेंट की कमी नहीं है। और आप सब लोग साथ दीजिए और हमारे साथ सॉल्व करेंगे, तो कोई भी ऐसा जो है बुक बचेगी नहीं, चाहे वो पूर्वावलोकन हो, चाहे वो एनसीईआरटी की वन लाइनर हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो एनसीईआरटी का ये जो हमारा रनिंग जो है, ये भी रनिंग बुक ही है, एनसीईआरटी का पूरा प्रैक्टिस सेट है, ये भी है। कोई भी ऐसा है नहीं जो हमारे पास है नहीं, हम सभी मिलकर के चलेंगे। और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत को भी सॉल्व करेंगे। जब लेखपाल की परीक्षा के बाद अब मैं एम लक्ष्मीकांत वाली सीरीज को फिर से शुरू करूंगी। एम लक्ष्मीकांत प्लस मेरी जो है हैंड रिटन नोट्स के साथ हम तैयारी करेंगे। और आप सभी को पॉलिटी में बिल्कुल भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली है, क्योंकि जीके एकदम अच्छे से मस्त से कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आज प्रश्न की ओर, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? भाई लोक लेखा समिति है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली लोक लेखा समिति है। और यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति जो है, इसको जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप सभी लिखते भी चलिएगा जहाँ जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो कहाँ पे कैसे किया जा सकता है अधिकांश उपभोगों का संशोधन? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये चैप्टर ही संसद का है, तो आसानी से संसद लिख दिया हमने, टिक मार दिया। लेकिन जहाँ पर हमें कोई भी आइडिया नहीं रहेगा कि ये किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, वहाँ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, ठीक है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन, हम सभी को पता है कि बिना संसद के जो है निर्णय के कहीं भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए संशोधन का किया जा सकता है तो अकेले संसद के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही संयुक्त सत्र का अध्यक्षता करता है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखेंगे। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आप सभी को अच्छे से पता है, इसके पहले वाले
पार्ट में भी हमने जो उसके पहले वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सभापति तो होता है पर वहाँ का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो है अध्यक्ष वहाँ का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद लिखा नहीं जाता है, अनुच्छेद 89(1) में किया गया है, ठीक। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक उपक्रम समिति। तो कौन सी हैं जो भारत में की संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा। भारत में संसद की वित्तीय समितियां हो जाएंगी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति। सरकार की वित्तीय समितियां जो है सरकार के बजट निर्माण, खर्चे और कार्य निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती हैं और इस प्रकार वित्तीय मामलों में कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती हैं ये तीनों समितियां, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वो है वित्त विधेयक द्वारा, ठीक। 1 वर्ष तक जो राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं जिसमें बजट, सामान्य नाम जिसका बजट ही है, उसको भी संबोधित किया जाता है। इसमें बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए दर्शाया गया है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ देखते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसको क्या कहते हैं? किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके ग्रहण किए जाने पर संसद का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, ठीक है। संविधान में इसका अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो ये सच बात है, ये सही हो जाएगा। कौन सा सही है दिया है ना, हाँ, तो एक पहला तो नहीं हो जाएगा। ये एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पर 1 और 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो यहाँ पे देखना है कि कौन से उनका क्रम देखना है हमें। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। देखिए बिना भी कालक्रम के भी हम अगर ये जान लें तो 2 लोग तो एकदम तय है, निश्चित है कि जवाहरलाल नेहरू पहले होंगे और इंदिरा गांधी जी दूसरे नंबर पर आएंगी। सिर्फ हमें टेंशन है तो मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह पे भी। और हमें ये भी कहीं ना कहीं पता ही है कि चौधरी चरण सिंह जी भी काफ़ी बाद में आए थे, उनके पहले मोरारजी देसाई आए थे। और इस प्रकार हम अपने कॉमन सेंस से भी अगर जानना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 2, 1, 3, 4। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि सन भी देख लेंगे, और सन ना भी याद करें तो इस क्वेश्चन में ये बिना सन के भी हो जाएगा। सन कालक्रम बिना याद किए भी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी इनके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था 1950 से 1964, तो ये पहले पे हो जाएंगे,
ठीक है। इंदिरा गांधी जी का था 1966 से 1977, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगी। फिर आ जाते हैं हमारे जो है मोरारजी देसाई, क्योंकि इंदिरा गांधी 1977 के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी थी 1980 में और 1984 तक भी थी। तो फिर मोरारजी देसाई जब आए थे वो 1977 से 1979 के तहत आए, कार्यकाल के दौरान आए थे, जब तक कि इंदिरा गांधी नहीं थी उसी के बीच में, उसी दौरान मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे चौधरी चरण जी 1979 से 1980 तक। और इनके बाद फिर से जो है चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से जो है 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी का शासन आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 1, 1 से 2। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में कानूनों को कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन द्वारा। भारतीय संविधान में संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता है। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो मंत्रिपरिषद में क्या शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री शामिल है, राज्य मंत्री शामिल है, बिना विभाग के मंत्री भी शामिल हैं, बट कैबिनेट सचिव जो है शामिल नहीं है। और यही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ही। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री और इन तीनों को शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 74(1) में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं बिना लेट किए हुए भाई, क्योंकि 45 प्रश्न हैं और आज थोड़ा मेरा फास्ट है तो बोलने में भी मुझे वो हो रहा है, बट कोई नहीं, जहाँ तक चल सकेंगे चलेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। प्रश्न संख्या 12 का देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जा सकता है, अधिकार जिनका केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, वही तो हो जाएंगे अवशिष्ट अधिकार। ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना और बर्खास्त करना। यही बर्खास्त करना जो है नहीं संबंधित है। आमुख तो हो जाएगा, उद्देशिका ही हो जाएगी। स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाता है, भंग भी किया जाता है भाई, लेकिन बर्खास्त वगैरह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14 पर देखेंगे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? हो जाएगा हमारा प्रश्न अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक है। और इसमें उसका विनिश्चय अंतिम होता है, अर्थात वो जो निर्णय देगा वही अंतिम निर्णय होगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ देखेंगे। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ये बहुत आता है प्रश्न, कभी कभी नहीं, शून्यकाल आता है प्रश्न में। और शून्यकाल का अर्थ ये हो जाएगा कि प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। ठीक है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल नाम 1960 और 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जबकि बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। आइए चलते हैं, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। थोड़ा जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि 45 क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कम से कम 20 तो मैं करवा ही दूँ। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ही सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। साथ ही इसे मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 17 पर आ जाते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद का बहुत बड़ा रोल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। संसद का नाम ऐसे ही संसद नहीं, बिना संसद में जो है पारित हुए कोई भी अधिनियम, कोई भी नियम जो है, कोई भी बिल जो है लागू नहीं किया जा सकता है। और संविधान के अनुसार भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद का अगर पूछो कि भारत में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 79 में दिया गया है, संसद का प्रावधान है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो है राष्ट्रपति भी शामिल होता है। बिना राष्ट्रपति के अंतिम स्वीकृति के कुछ भी पारित नहीं। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेना महत्वपूर्ण होता है ना। आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान द्वारा बढ़ाकर राज्यसभा का कार्यकाल, इसके कल वाली क्लास में ही हमने देखा था कि 6 वर्ष था, है 6 वर्ष का होता है। और यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि इसके पहले 5 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा का भी था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे बढ़ा करके किया गया है। ठीक है, 6 वर्ष कर दिया गया है। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। तो संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्यों की सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 भाग होनी चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ देखेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हम नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, 25 क्वेश्चन। इसके बाद तो पीडीएफ एक ही है। पहले देखते हैं, चलिए कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान, प्रश्न संख्या 21वां देखेंगे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ये बहुत ही जरूरी है। और कल अनुसूची का है, क्योंकि 12 अनुसूचियां ही हैं, तो कल मैं एक अनुसूचियों से संबंधित एक अलग से क्लास लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचियां होंगी और अनुसूचियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी होगी। ठीक है, तो ऐसी अनुसूची जिसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है वो है चौथी अनुसूची, और तीसरी, पांचवी, छठी, ये सारा जो है इसको हम कल एक अलग से क्लास में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचियां नाम करके 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और उसको आप सभी देख लेना। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें। ठीक है, शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त कर कहां से? संसद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक है विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन है? विधानमंडल। आइए प्रश्न संख्या 24 देखें। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा भी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद का जो अनुच्छेद 312 है, एक
उसमें संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगी। ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। सॉरी, संसद प्रधानमंत्री पर टिक हो जा रहा है भाई, संसद यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? अच्छा, इसके पहले हमने जो है शायद 24वां को 25वां पढ़ लिया था। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और यहाँ पर जो हो जाएगा 25 का लोकसभा हो जाएगी। ठीक है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे तो लोकसभा लग रहा है और उसमें संसद कहाँ से आ गया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 26 की तरफ देखेंगे। इसको मैं बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दूंगी, आगामी क्लासेस में देंगे। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भाई इसको मैं सोच रही हूँ आप सभी पे छोड़ दूँ क्या, बट कोई भी आंसर करता नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ। मीरा कुमार जी हैं भाई। मीरा कुमार जी अध्यक्ष पद पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहीं, जबकि वर्तमान में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, 27वां देखेंगे। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? बिल्कुल संसद देता है। बिना संसद की स्वीकृति के नए राज्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न है 28, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? अर्थात पहले जो है लोकसभा का पूर्व नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हाउस ऑफ द पीपल। अगर प्रश्न ये बने कि लोकसभा को पूर्व नाम क्या था तो क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल को जो है लोकसभा के नाम कब दिया गया है? 1954 को, 14 मई 1954 को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से आप सभी ध्यान दीजिएगा। 28 हो गया है, लग रहा है कि एक ही वो बच्चा है, इसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। चलिए इसको भी कंप्लीट करा देते हैं, जितना भी टाइम लगेगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो 29वें का देखेंगे तो 3 वाचन होते हैं। ठीक है, 30वां देखिए। संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान साधन नहीं है। किस चीज के संसद और संविधान साधन नहीं है? विधिक न्याय के। ठीक है, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखित संविधान एवं जनप्रतिनिधियों के निर्वाचित संसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई है। स्वयं संविधान की उद्देशिका में यह तथ्य उल्लिखित है, जबकि नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो आज के लिए हम सिर्फ 30 ही प्रश्न रखते हैं। ठीक है, मैंने सोचा था कि ये PDF पूरा कंप्लीट करवा लेंगे, लेकिन अब मेरी बोलने की शक्ति जो है क्षीण हो चुकी है, क्योंकि आज हमारा है फास्ट नवरात्रि का, आज प्रथम दिन है, और इसलिए मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे अभी 2-3 क्लास और करने हैं, कंप्लीट खुद से ही मुझे बनाना है। इसलिए मिशन एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर से ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, और मुझे बताइए कि और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमियां लग रही है, वैसे तो कोई कमियां नहीं है, NCERT है। NCERT के शब्दों को देखिए, NCERT क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है, आप सभी ने देखा है, आप सभी देख रहे हो हमारे साथ में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आई होप सभी इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, और आगामी उत्तर प्रदेश राज्यपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस में और आगामी RO की परीक्षा में हेतु अपने लिए एक स्थान जरूर ही सुनिश्चित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद है आप सभी का।